थंबनेल देख के सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आई होगी, ना करें अंकित सर, ना करें इस तरह का बेहुदा मजाक, ना करें खुदा के वास्ते मजाक ना करें। तो बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। ये जो पेपर लीक वाली बात है, आपको ऐसी स्ट्रेटेजी में आज बताने वाला हूं कि आपको सच में समझ में आ जाएगा कि भाई साहब मिड टर्म में आने वाला पूरा का पूरा पेपर तो सर ने हमारे सामने खोलकर रख दिया है। तो भैया ये सच बात है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। इंडिया में इस तरह का कोई भी मजाक नहीं करा जाता है बेटा। और अड्डा 24/7 पर आप लोग इतना भरोसा करते हो, यहां कोई मजाक वाली बात तो बेटा होती ही नहीं है। खुदा के वास्ते मेरी बात पर यकीन करें। आ जाइए मैं आपको समझा देता हूं कि हिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है मिड टर्म में। भाई समझ लो इस बात को। देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है, क्या की कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इस बात को समझ लो। देखो ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। शुरू कहां से करना है मैं बता देता हूं। शुरू करना है आपको फ्रेडरिक सोर्यू की जो पेंटिंग है वहां से लेकर सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाली जो पेंटिंग है वहां से शुरू करना है आपको। और कहां तक पढ़ना है इस बात को समझो। बस पेंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेना, भैया पेंटिंग क्या कहती है सारी बात वो समझ लेना। कहां से शुरू हुआ भैया, 3 स्टेट से शुरू हुआ। 3 स्टेट्स हैं, उसमें कौन कौन सी स्टेट है देखो समझो इस बात को, कौन कौन सी स्टेट है। मजाक नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल भी यहां पर। भैया ये CNC को आपको पढ़ लेना है, क्लर्जी नोबिलिटी एंड कॉमनर्स को पढ़ लेना है। उसके बाद तीसरी चीज पर आपको बेटा काय पे चलना है, मेरी बात को समझो। इसके बाद CNC के बाद आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। 3 या 4 कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, मैं नाम बता देता हूं आपको शॉर्ट में। देखो समझो कौन कौन है। देखो पहले तो बेटा आपके ज्यूजेप्पी मेज़ेनी को आपको पढ़ना है, ज्यूजेप मेज़ेनी को पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है भैया गैरीबाल्डी को पढ़ना है, गैरीबाल्डी भाई साहब को पढ़ना है। गैरीबाल्डी के बाद आपको काउंट कैमिलो डी कावूर को पढ़ना है, यानी कि काउंट कावूर हम लिख लेते हैं, काउंट कावूर को आपको पढ़ना है। जिस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है बेटा वो है आपके ऑटो वॉन बिस्मार्क। किसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है? बिस्मार्क पर, ठीक है। बिस्मार्क पर ज्यादा फोकस करने की, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा अगर आपको इसको समझना भी है तो मैं कहूंगा सिर्फ की कॉन्सेप्ट को ही समझना। अब की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? की कॉन्सेप्ट है आपका, की कॉन्सेप्ट देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। की कॉन्सेप्ट में भी सिर्फ आपको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को पढ़ना है, ठीक है। ब्लड एंड आयरन को समझना है, बिल्कुल भी रटने की इसको जरूरत नहीं है, बस समझ लेना कि भैया ब्लड एंड आयरन क्या है। फिर आप आ जाओ भैया दूसरे पर, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया को समझना है। नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको क्या समझना है इस बात को भी समझ लो बेटा। क्या होता है नेशनलिज्म इन इंडिया? इसमें आपको समझना है, देखो इसमें आपको सबसे पहले तो 1914 से लेकर 1918 तक के, 1918 तक के आपको क्या पढ़ना है? पूरा वर्ल्ड वॉर समझ लेना है कि भैया वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ये क्वेश्चन तो हर बार CBSE ठोक पीट के पूछता ही है, चाहे ढोल को इधर से बजाओ या इधर से बजाओ, आवाज तो कोई ना कोई आ ही जाएगी, ये पूछता है। फिर उसके बाद आपको सेकेंडरी पढ़ना है इसमें बेटा, सारे के सारे सत्याग्रह। क्या पढ़ना है बेटा? सत्याग्रह पढ़ना है। तुम्हारा सर मजाक ना ही कर रहा है, मजाक के मूड में हम है ही नहीं भैया, सत्याग्रह आपको पढ़ना है। सत्याग्रह के बाद आपको समझना है इसमें सीधा सीधा जो पढ़ना है आपको बेटा 1915। सत्याग्रह में आपको, सत्याग्रह के बाद है ना 1915 से लेकर 1915 से लेकर आपको समझना है सीधा का सीधा 1928 तक के मूवमेंट्स को। 1915 से लेकर 1928 तक के मूवमेंट्स आपके दिमाग में, आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। जैसे कि 1915 में गांधी जी सत्याग्रह के आइडिया के साथ इंडिया आए, 1928 तक 30 तक आपको साइमन कमीशन यहां पर मिल जाता है, और वहीं यहां पर आपका स्वराज की जो मांग है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका ज्योग्राफी का। भैया ज्योग्राफी की चीजें सुन लो, ज्योग्राफी में क्या क्या होने वाला है। ओके ओके, अभी हमारा इसमें मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड रह गया है। मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड को समझते हैं। देखो इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें तो CBSE ने पहले ही आपके सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि भाई साहब ये आने वाला है। क्या अब आपको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं? जनाब हम मजाक ना ही कर रहे हैं, बात को समझो। मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड क्या है? देखो मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे पहले ही CBSE ने कहा है कि आपके पास क्या है पढ़ने के लिए बेटा? आपके पास है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। क्या है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड है। सबसे पहले आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड समझना है। उसके बाद आपका आ जाता है बेटा सिल्क रूट पढ़ना है। सिल्क रूट के बाद और जल्दी से खत्म करते हैं इसको, और जल्दी से समझेंगे भैया,
प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बाद आप कहां पर आ गए, सिल्क रूट पर आ गए। सिल्क रूट के बाद आपको चलना है बेटा आपका फूड ट्रेवलर्स पर। कहां चलना है, फूड ट्रेवलर्स पर चलना है। फूड ट्रेवलर के बाद आपको चलना है फिर कॉन्क्विस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड की तरफ आपको जाना है। कॉन्क्विस्ट, डिसीज एंड ट्रेड में आपको क्या पढ़ना है, इस बात को समझो भाई। जो सोल्जर इधर से उधर जा रहे थे, जो उस टाइम पर ट्रेवलिंग हो रही थी, तो सिर्फ इंसान ही इधर से उधर नहीं जा रहे थे बेटा, उनका विचार भी जा रहे थे, थॉट्स भी जा रहे थे, आइडियाज भी जा रहे थे, और साथ साथ उनके अंदर जो अलग अलग तरीके की बीमारियां बन रही थी वो भी आगे ट्रांसफर हो रही थी, जिसे स्मॉल पॉक्स और मेलेसिस भी कहा जाता है, यानी कि खसरा और चेचक भी बोला जाता है। ये तीनों चीजें हमने समझी। आगे चलते हैं तो इस बात को समझो कि ज्योग्राफी में अब क्या आने वाला है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को हम समझ लेते हैं। देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले तो आपको इसका रिसोर्स का क्या कर लेना है बेटा, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन के बाद डेवलपमेंट में आपको क्या समझना है। डेवलपमेंट में देखो आपको सबसे पहले शुरू कहां से करना है मैं बता देता हूं। शुरू करना है बेटा आपको HDI से, जो कि मैं आपको सारी क्लास में बिल्कुल ऐसी ही सीरीज में लेकर चला हूं। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महबूब उल हक ने दिया था। उसके बाद आपको इस पे आना है MDG पर, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको कहीं जाकर समझना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सारी चीजें इन डिटेल में आप लोगों को अपने लेक्चर्स में समझा चुका हूं, ठीक है। फिर आता है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में क्या समझना है आपको, देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि फॉरेस्ट के आपको पढ़ना है टाइप्स। क्या पढ़ना है बेटा, टाइप्स आपको पढ़ लेना है फॉरेस्ट के। फिर उसके बाद आपको वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आपको एक चीज इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है आपसे, वो है बेटा, उसकी मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। वो ट्रिक को मैंने नाम दिया है यूफ्यू, ठीक है, यूफ्यूपीएन, यूफ्यूपीएन। अब आप कहोगे सर ये यूफ्यूपीएन क्या है, भाई देखो ये ट्रिक है। ये क्या है, ये ट्रिक है। आपको ये ट्रिक मिलेगी कहां पे, ये आपको ट्रिक मिलेगी भाई हमारे चैनल पर, या आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स में ये ट्रिक मिल जाएगी। अच्छा फिर आ जाते हैं हम आपका वाटर रिसोर्सेज पर। अब वाटर रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है, देखो वाटर रिसोर्सेज में कुछ आपको जरूरी चीजें जो पढ़ लेनी है उसको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़नी है, पहली वो चीज। दूसरी आपको पढ़नी है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स, जैसे कि आपका जोहार्ट्स होते हैं या टैंक्स होते हैं राजस्थान में जो चीजें करी गई हैं। फिर आपको तमिलनाडु के वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको जो चीज समझनी है बेटा वो आपको समझना है वाटर स्कैरिसिटी। फिर उसके बाद आपको इसमें अटल भूजल के बारे में पढ़ लेना है। और आपको एक चीज जो कभी नहीं भूलनी है, वो इसका गोल्ड कॉइन है बेटा, वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है आप कहोगे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को, जैसे हर इंसान का एक PCI है, पर कैपिटा इनकम जो है, वैसे ही जल जीवन मिशन के अंदर हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी दिया गया है। अब 55 लीटर पानी क्यों दिया गया है वो सब आपको मेरी क्लास में मिल जाएगा। यही पेपर लीकेज है बेटा, इस बात को समझो। आ जाते हैं पेपर लीक सिविक्स की तरफ, यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पावर शेयरिंग को अगर हम समझे तो पावर शेयरिंग सीधी सी बात है, आपका पावर शेयरिंग में आपको पढ़ना और समझना क्या है। पावर शेयरिंग बेटा एक तरीके से पिज्जा की तरह ही होता है और कुछ भी उसमें अलग नहीं है। पावर शेयरिंग पिज्जा की तरह ही होता है, जैसे कि कुछ लोग हैं भैया सबको पिज्जा चाहिए, अब सभी एक पिज्जा तो उठा के खाएंगे नहीं, इसलिए उसके स्लाइसेस बांट दिए गए हैं। इसलिए पिज्जा का क्या होता है बेटा, पिज्जा की शेयरिंग हो जाती है लोगों के बीच में, सबको एक एक स्लाइस पिज्जा का मिल जाता है, जिससे किसी में लड़ाई नहीं होती। ये आपका पावर शेयरिंग आपको समझना है कि कैसे कैसे चीजें, अब जो कंट्रियां पावर शेयर कर रही हैं वो पावर शेयर किस तरह से कर रही हैं। बेटा हम इसमें पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। इंडिया का कुछ भी दोष था ही नहीं, इंडिया तो सबसे अच्छा पावर शेयर कर रहा है बेटा। कैसे कर रहा है, खुदा के वास्ते मेरी बात को ध्यान से समझिएगा भाई। देखो सबसे पहले तो यूनियन, अच्छा यूनियन भी ना समझ के सीधी सी बात है, हम बात कर लेते हैं भैया सेंट्रल और स्टेट के बारे में, ठीक है। सेंट्रल प्लस स्टेट, ऐसे इंडिया ने पावर का डिवीजन करा है, ऐसे इंडिया ने क्या करा है बेटा, पावर का डिवीजन करा है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। दूसरी तरफ आ जाओ, फेडरलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग एक ही मां के बेटे हैं, यानी कि वो है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मुझे यकीन है मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। ये वही करण अर्जुन है भैया, करण है आपका पावर शेयरिंग, अर्जुन है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है हिंदी में, देखो बेटा सीधी सी बात है, संघ, है ना, संघ सरकार, यानी कि इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है बेटा, अलग अलग राज्य से मिलकर बना है।
ऐसे ही आपका क्या है, फेडरलिज्म है कि मतलब भैया देखो देखो अब ये पिज्जा के टॉपिंग्स हैं, मतलब पिज्जा के स्लाइसेस हैं जो कि अलग अलग पड़े हैं, जो कि अलग अलग पड़े हैं, कोई यहां है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो उसको एक साथ लाना ही क्या है आपका फेडरलिज्म है, उसको एक साथ लाना ही बेटा फेडरलिज्म है, यानी संघ बनाना है। अच्छा, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट की अगर हम बात कर ले तो आपका आ जाता है बेटा, जेंडर मतलब लिंग, रिलीजन मतलब आपका धर्म, और कास्ट का मतलब जाति। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में आपको दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो देना है बेटा आपको, देखो इस बात को समझो, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड इधर आ जाओ तो पॉलिटिक्स इधर रख लो, यानी कि पॉलिटिक्स इधर रख लिया आपने, और पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है, बहुत ही नया सा टॉपिक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये बात को बिल्कुल गांठ बांध कर दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जेंडर में महिलाओं के बारे में पूछा जाता है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं, भैया कितनी प्रतिशत वुमेन्स को क्या मिला है, नारी शक्ति अभिवंदन के अंतर्गत कितना मिला है बेटा, 33% का क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला है इलेक्शंस में। ओके, क्लियर है ये चीजें आपको समझ लेनी है। रिलीजन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जेंडर और कास्ट से सबसे ज्यादा बनेंगे। पेपर लीक में इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं भैया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सही बात कही। डेवलपमेंट को समझे तो भैया डेवलपमेंट में क्या होने वाला है कि डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए हैं। एक बात को समझ लो कि डेवलपमेंट के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिख सकते हो, इस बात को याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डेवलपमेंट के अंदर लिख सकते हो। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, डेवलपमेंट के तीन स्टेजेस होते हैं भैया, कौन कौन से, एक तो होता है भैया डेवलपिंग, भैया जो चल रही है, एक होता है भैया डेवलप्ड कि हाँ भैया हो गया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, एक होता है अंडर डेवलपिंग, वो चीज आपको समझनी है। क्या भैया, पहले तो आपने समझाया कि हमको ये लिखना है कि हमने को लिखना है भैया डेवलपिंग कि भैया खाना खाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका डेवलप कि हाँ भैया खाना हमने खा लिया, मजा आ गया। फिर है आपका यूडी मतलब कि अंडर डेवलपिंग के भैया हाँ अभी खाना बन रहा है, फिर उसके बाद परोसा जाएगा, सर्व करा जाएगा, फिर खाया जाएगा। ये चीजें आपको डेवलपमेंट में याद रख लेनी है, वही का वही आएगा, और इस तरीके से अगर लिखोगे तो कहीं नहीं गए आपके हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। आंसर बुकलेट पे इस तरह से जरूर लिखना, यानी कि आपका भैया कुछ हो रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, उसका प्रोसेस जरूर लिखना है हमको। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को अगर हम समझे तो कैसे अलग अलग सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी में है या कहीं की भी इकोनॉमी में है, उस बात को हम समझे। पूछा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, तो भैया आपके कुछ सेक्टर आ जाते हैं। देखो तो आपका होता है बेटा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, फिर आता है आपका टेरिटरी सेक्टर। अब टेरिटरी के भी अंदर बेटा दो तरीके के सेक्टर होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आपका क्वार्टनरी सेक्टर, दूसरा होता है आपका क्वीनरी सेक्टर। क्वार्टनरी सेक्टर में क्या होता है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज इसके अंदर होती हैं। क्वीनरी सेक्टर में होता है जो ज्यादा हाईएस्ट एजुकेटेड वाली जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि उसमें हम मान लेते हैं जज मान लेते हैं, उसमें हम मान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मान लेते हैं, आईएएस वगैरह जो हमको सर्विसेज देते हैं या जो सर्विसेज उनसे उनके द्वारा हमें प्रोवाइड होती हैं या हम उनसे कोई सर्विस लेते हैं, वो क्या चीज है बेटा, वो आपकी क्वीनरी सर्विस में आ जाती है। मनी एंड क्रेडिट के बारे में समझो तो भैया ये है बेटा पैसा और क्रेडिट की बात कर रहे हैं। ये मनी एंड क्रेडिट में आपको समझ लेना है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी आपको समझना है। एवोल्यूशन ऑफ मनी के बाद आपको समझना है कि मनी का रोल क्या क्या है, आपको समझना है लोन के बारे में, आपको समझना है इनफॉर्मल लोन और फॉर्मल लोन के बारे में, आपको समझना है कोऑपरेटिव के बारे में, आपको समझना है कोलैटरल लोन के बारे में। कोलैटरल लोन को आप बहुत टफ समझते हो, तो कोलैटरल लोन को मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं, कोलैटरल लोन क्या होता है। तो इस बात को समझो कि कोलैटरल दो वर्ड से मिलकर बना है, को प्लस लैटरल, मतलब कि बाद में, ठीक है, बाद में। अब क्या करते हो, अब जैसे कि आपको एक घर लेना है, आपको 10 लाख का घर लेना है, तो 10 लाख तो आपके पास है नहीं, आप बैंक के पास जाओगे कि भैया 10 लाख का घर लेना है तो हमको 10 लाख रुपए दो। बैंक कहेगी कि भैया तुम्हारे पास सिक्योरिटी में क्या है, आप कहोगे सिक्योरिटी में तो कुछ नहीं है, तो बैंक आपसे क्या कहेगी, बैंक कहेगी कि मैं तुमको 10 लाख रुपए तो दूंगा, लेकिन उस 10 लाख के बदले में जो तुम घर खरीद रहे हो, उस घर के जो कागजात हैं, उस घर के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस घर के जो रजिस्ट्री उसको बोलते हैं, वो सारे खसरा खतौनी वगैरह हमको लाकर दो, वो हम सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखेंगे और तुमको 12 महीने का हम टाइम देते हैं 12% के इंटरेस्ट पर। अगर तुमने 12 महीने में हमारे 10 लाख रुपए नहीं लौटाए तो हमारे पास जो पेपर्स हैं, हम उससे तुम्हारे घर को सेल करके अपनी जो रकम है 10 लाख की 12% पर मंथ पर उसको वसूल करेंगे। ये होता है आपका कोलैटरल लोन, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट में ये चीज आ जाती है। आगे देखो तो देखो
मंथ एंड चल रहा है, सबसे बड़ी सेल आज तक की बम्पर सेल आ चुकी है। आप लोग फिर से कहेंगे ना करें अंकित सर, ना करें इस तरह का मजाक, हमसे ना करा करें, खुदा के वास्ता है आप लोगों को। भाई देखो हम मजाक ना ही कर रहे हैं, इंडिया में इस तरीके के मजाक होता ही नहीं है बेटा। इस चीज को समझो कि भैया मंथ एंड चल रहा है। कौन सी सेल चल रही है ये आपकी? भैया 44% की सेल चल रही है। कितनी? 44% की सेल चल रही है भैया ऑन ऑल क्लास 10th एग्जाम प्रोडक्ट्स पर आपकी भाई भारी भरकम क्लास चल रही है, छूट चल रही है। 44% का अगर आप लाभ लेना चाहते हो, आपको लाभ मिलेगा। ये कोर्स आपको 1382 रुपीस का मात्र मिलने वाला है। अब ये 2000 या 2500 का कोर्स नहीं रहा है, ये हो गया है 1382 रुपीस का जस्ट। और वहीं अगर आप हमारा ले लेते हो अभ्यास बैच, अभ्यास का मतलब क्या होता है भैया? प्रैक्टिस बैच अगर आप हमारा ले लेते हो तो वो अब आपको 1447 का नहीं बल्कि 810 रुपीस का पड़ेगा मात्र। इतना सस्ता कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इससे सस्ता तो बेटा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके मोबाइल का रिचार्ज इससे महंगा होता है। ठीक है, इससे महंगा तो आपके मोबाइल का रिचार्ज होता है। तो भैया कम पैसे का मोबाइल का रिचार्ज कराओ, ये वाली क्लास देखो, ये वाला पैक खरीदो। इस पैक को खरीदने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा अंकित K10। अंकित K10 कोड लगाइए और जल्दी से अपने 44% को अपना बना लीजिए और इन दोनों महापैक को ले लीजिए जल्दी से। तो ये थी हमारी पेपर लीक वाली क्लास। आपको मैंने बहुत मेजर टॉपिक्स बता दिए हैं। और अब ये बिल्कुल मत सोचना कि अंकित सर आपने मजाक किया था हमारे साथ, हमें खुदा का वास्ता इस तरह का मजाक ना करा करें। और ये मजाक नहीं था आप लोगों के लिए बेटा, ये है एक सच्चाई। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए भैया थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगर अब तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से करो, यहां पर आपको सारे लिंक और पीडीएफ इत्यादि मिलने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो इसको फॉलो करो, ज्वाइन करो, जहां पर हम खूब मस्ती करने वाले हैं और बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंडिया को मेरा प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।